इफ यू आर एमिंग फॉर 90% प्लस तो डेरिवेशन जरूर देखिए, बहुत इजी है कैलकुलेट करना। इसके हम यहाँ दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। मैं डॉक्टर अमित सिंह खोखर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के पार्ट 2 में आपका वेलकम करता हूं। पहले पार्ट में आपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के। वहां आपको मैंने बताया कि नेशनल इनकम को हम कैसे रेफर करते हैं, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, उनके बारे में बात की थी। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में। शुरू करते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। बेसिकली इसको जैसे हम हिंदी में देख रहे हैं उपभोग की प्रवृत्ति, इसका मतलब क्या है, कोई भी कंज्यूमर है उसको जब इनकम मिलती है तो वो अपनी इनकम का एक हिस्सा क्या करेगा, खर्च करेगा कंजम्पशन पे और बाकी को वो बचा लेता है अपने लिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर Y क्या है, इनकम है, वैसे हम इसको नेशनल इनकम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिलहाल क्योंकि एग्जांपल मैं एक इंडिविजुअल का दे रहा था, तो कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी इनकम को कंज्यूम कर लेता है या फिर सेव कर लेता है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही पूरी इकोनॉमी के लेवल पे होता है। कोई भी इकोनॉमी, उसकी जो टोटल इनकम होती है नेशनल इनकम, उसका एक पार्ट वो कंज्यूम करती है और उसका बचा हुआ पार्ट वो सेव करती है। यहां पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के लेवल पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। इकोनॉमी जो है अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करती है। तो यहां हम कह सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, यानी उपभोग पर व्यय किया गया आय का भाग। तो किसी इकोनॉमी का नेशनल इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन पर खर्च हो रहा है, उससे हम प्राप्त करते हैं उसकी प्रोपेंसिटी कंज्यूम करने की। इनकम का कितना हिस्सा हम देखते हैं कि इकोनॉमी खर्च कर रही है कंजम्पशन पर, और ऐसे ही हम प्राप्त करेंगे कि इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर रही है इकोनॉमी सेविंग्स पे, तो उससे हमें प्रोपेंसिटी टू सेव मिल जाएगी। इसके हम यहां दो कॉन्सेप्ट देखते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एपीसी कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, लेकिन नोटेशन इसका हिंदी के लिए भी एपीसी ही रहेगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एमपीसी बोलते हैं, उसको हम हिंदी में कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो हिंदी के लिए यहाँ पे ये नोटेशन जो है सेम ही रहने वाला है। तो चलिए इसकी बात करते हैं पहले। अगर इकोनॉमी की इनकम है मान लीजिए Y, इसे हमने कहा क्या है, इनकम, और कंजम्पशन जो है जिसको हम उपभोग कहते हैं वो है C। तो कोई भी इकोनॉमी औसतन कितना हिस्सा खर्च करती है अपनी इनकम का, तो हम कर सकते हैं C/Y, यानी प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। कुल उपभोग का कुल आय से जो अनुपात है वो हम प्राप्त करते हैं, और इसको हम कहते हैं APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम इसको बोल देते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई इकोनॉमी है और उसकी कंजम्पशन है मान लीजिए $800 और इनकम है उसकी $1200, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 800/1200, दैट मीन्स 0.66। अब आप यहां ये देखिए कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी क्या है, यूनिटलेस है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्योंकि आप देखिए जो कंजम्पशन है उसको हम मनी के टर्म्स में, रुपीज या डॉलर में मेजर करेंगे। जो इनकम है उसको भी, आय को भी हम मुद्रा के रूप में ही उसको मापेंगे। तो यहां एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इसकी कोई अपनी इकाई नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिटलेस है। इसके बाद हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। ये बेसिकली क्या है, अगर हम कहें कि इनकम Y थी तो डेल्टा Y क्या होगा, ये हो जाएगा चेंज इन Y, यानी आय में होने वाला परिवर्तन, और डेल्टा C हो जाएगा चेंज इन C, यानी कंजम्पशन में होने वाला परिवर्तन। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में इनकम थी $1200, अब नई इनकम आ गई जिसको हम Y डैश कह रहे हैं, मान लीजिए वो है $1500, और कंजम्पशन जो है
वो बढ़ गई 800 से इंक्रीज हो गई और वो हो गई मान लीजिए $1000। तो अब देखिए बदलाव कितना हुआ, चेंज इन इनकम कितना हुआ, 1200 से $1500 होगी तो $300। और चेंज इन कंजम्पशन देखिए $1000 हो गया, पहले $800 था तो ये $200। एमपीसी होता है इनका प्रोपोर्शन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो 200 डिवाइडेड बाय 300 विच अगेन गिव्स अस 0.66। ये एक इत्तेफाक की बात है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा एपीसी और एमपीसी दोनों बराबर ही कैलकुलेट होकर के आए। अगेन इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं है, ये भी यूनिटलेस है, ध्यान रखें आप। दोनों एपीसी और एमपीसी दोनों ही यूनिटलेस हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोनों की इकाई नहीं होती है। कोई अंतर आपने इसमें देख लिया। इसको हम जब डिफाइन करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, तो हम कहते हैं इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ये किसका अनुपात है, उपभोग में होने वाले परिवर्तन से आय में होने वाले परिवर्तन का ये अनुपात कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो अपनी इनकम को या तो कंज्यूम कर सकती है या सेव कर सकती है। तो अगर वाई इनकम है तो एक हिस्सा उसका उपभोग पर चला जाएगा और जो हिस्सा बचेगा वो कहां जाएगा, बचत पे चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव की, कि बचत की प्रवृत्ति क्या होता है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड, कि आय का कितना हिस्सा सेविंग पे चला जाता है, बचत में चला जाता है। तो इसलिए हम इसे बचत और आय का अनुपात भी कह देते हैं। और जैसे उपभोग में यानी कंजम्पशन में दो कॉन्सेप्ट थे, दो उदाहरणाएं थी, ऐसे ही इसमें भी हैं, एवरेज और मार्जिनल। ध्यान रखें, एवरेज और मार्जिनल कॉन्सेप्ट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा और ये इकोनॉमिक्स में बार बार ये यूज होता रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या है, कि दो कंपोनेंट का रेशो, और मार्जिनल क्या होता है, उन दोनों कंपोनेंट के चेंजेस का रेशो होता है। तो ऐसे आप इसको और समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। यहां अगर हम y को कहें नेशनल इनकम है और s को हम कहें कि ये सेविंग है नेशनल, तो इनका जो अनुपात होगा यानी कि s अपॉन y, ये ही बेसिकली APS हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं औसत बचत प्रवृत्ति या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एग्जांपल इसका हम एक देख सकते हैं। अभी आपने देखा था कि जब इनकम थी $1000, कंजम्पशन था $800, तो सेविंग कितनी हुई, ऑब्वियसली $200। तो यहां हम कह सकते हैं कि 200 अपॉन 1000। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 0.2, ये हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉन्सेप्ट देखिए, ये बेसिकली चेंज का कॉन्सेप्ट है। चेंज का प्रोपोर्शन हमें देखना है कि इनकम में कितना चेंज हुआ, उसको डेल्टा वाई बोल देंगे। सेविंग्स में कितना चेंज हुआ, बचत में कितना बदलाव आया, उसको डेल्टा एस कह देंगे। अब मान लीजिए वैल्यूज जो है, सपोज इनकम जो है वो बढ़ करके हो गई वाई डैश, कहेंगे हम उसको $1500, और सेविंग्स जो है कहां से आएंगी, अगर कंजम्पशन को भी इंक्रीज करें $1200 कर दें इसको, तो सेविंग्स हमारी हो गई $300। इस तरीके से हम मान सकते हैं इसको। यहां पे आप देखिए सेविंग पहले थी $200, अब $300, यानी कि डेल्टा एस हो गया $100। इनकम पहले थी $1000, अब हो गई $1500, तो $500 का उसमें चेंज आया है। इन दोनों का रेशो, चेंजेस का रेशो यानी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 500, अगेन 0.2, विच इज अगेन अ कोइंसिडेंस कि ये दोनों बराबर आ जाएं। और यहां हम देख सकते हैं कि इसे हम कहेंगे MPS, ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें अचीव हो गया है। और जैसे APC जो था उसकी यूनिट क्या थी,
वो यूनिटलेस था, तो ऐसे ही एपीएस भी यूनिटलेस है, इसको नापने की कोई इकाई नहीं है। इसी तरीके से एमपीएस की भी यूनिटलेस है, इसको नापने की भी कोई इकाई नहीं होती है। एक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के लिए भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको लगे कि ये हमेशा बराबर ही आते हैं, नहीं, ऐसा ये होना सिर्फ इत्तेफाक था। मान लीजिए जब आय में $500 की वृद्धि हुई तो उपभोग में $200 की वृद्धि हुई और ये 800 से बढ़ के $1000 हो गया, तो बाकी सारा कहां गया? वो बचत में चला गया। तो अगर 1000 ये है तो ये हो गया $500 सेविंग्स में चला गया। अब सेविंग पहले था $200, अब हो गया $500, तो बदलाव कितने का आया? तो डेल्टा एस यहां पे कितना हो गया? $300। और इनकम पहले की तरह जो चेंज है वो 1000 से 1500 हुआ, तो $500 ही। तो यहां हम चेंज कर देंगे और यहां कर देंगे $300, और जिसको सोल्व करने पे हमें मिलेगा 0.6। तो अब आप देख सकते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 और एमपीएस 0.6। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर ही आते हो। चलिए, अभी तक आपने ये 4 कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। आपने देखा एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस। इन केस अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गए तो आप वीडियो कंटिन्यू रखिए। लगा कि कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं क्लियर हुआ है, वीडियो दोबारा देख लीजिए, बुक में पढ़ लीजिए, लेकिन आगे का वीडियो तभी देखिएगा जब प्रीवियस आपको क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको इसके और रिलेशंस को समझाता हूं। ये 2 रिलेशंस हैं जो न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और ये न्यूमेरिकल के लिए जो मैंने बताया ना कि दोनों काम आते हैं, ये हम डिराइव कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप यू कैन स्टॉप द वीडियो राइट हियर, इसको रट लेना, न्यूमेरिकल में यूज कर लेना। लेकिन इफ यू आर एमिंग फॉर 90% प्लस, आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो डेरिवेशन जरूर देखिए। इट विल हेल्प यू डेवलप योर कंसेप्ट वेरी वेल। तो एपीसी क्या है? आपने देखा, दिस इज सी अपॉन वाई एंड दिस इज एस अपॉन वाई, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इस तरीके से आपने देखा है। इनकम जो होती है उसको कंज्यूम किया जा सकता है या सेव कर सकते हैं हम, या तो आय का उपभोग कर ले या फिर बचत कर ले। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं। नेशनल इनकम है, नेशनल लेवल पे कंजम्पशन, एग्रीगेट, और ये एग्रीगेट सेविंग है यहां पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को y से डिवाइड कर दीजिए, हमें क्या मिलेगा? c प्लस एस अपॉन वाई इज इक्वल टू c अपॉन वाई प्लस s अपॉन वाई। इतना तो बेसिक सा मैथमेटिक्स है, आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, y अपॉन वाई को सोल्व करेंगे, कितना आएगा? सो दैट विल बी 1। और ये वाला जो कंपोनेंट है c अपॉन वाई, ये क्या है? ए पी सी। ये वाला कंपोनेंट क्या है? बोलिए जल्दी से। दिस इज ए पी एस। और ये आपको मिल गया एक रिलेशन। ये रिलेशन दिस वन एग्जाम में यूज कर लेना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है ये रिलेशन। पता चला कैसे डिराइव हो? इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। अगेन वहीं से शुरू करते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो चेंज इन इनकम, आय में होने वाला बदलाव, जो आय में वृद्धि हो या आय में कमी हो। अगर आय में वृद्धि हो रही है तो उसका एक भाग उपभोग पर खर्च हो सकता है और उसका बचा हुआ भाग बचत के लिए रखा जा सकता है। अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे और वी गेट द सॉल्यूशन फॉर हिट। कैसे आया ये आप अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में देख चुके हैं। तो दिस इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो ये क्या है? एमपीसी। ये क्या है? एमपीएस, और इधर आ गया 1। तो हमें मिल गई ये वाली रिलेशन। दैट मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी चाहे कंजम्पशन की होती है और सेविंग की, दोनों को ऐड कर दें तो हमें 1 मिल जाता है और इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में या न्यूमेरिकल में हमें एमपीसी की वैल्यू दी जाती है 0.2, पता है एमपीएस कितना होगा? बहुत इजी है कैलकुलेट करना। एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 विच इज इक्वल टू 0.8। और यूनिट तो इसकी कोई होती नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। इसी तरीके से यहां भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सपोज एपीएस की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी है और वो है 0.6, तो कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं एपीसी इज इक्वल टू 0.4। इसका मतलब क्या है?
दैट मीन्स कि जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में इनकम का 40% पार्ट कंजम्पशन पर खर्च होता है और 60% सेविंग कर ली जाती है इकोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब यह है। और इसका मतलब क्या है कि अगर इनकम में कोई चेंज आता है तो उसका 20% पार्ट कंजम्पशन पे चेंज में खर्च होता है। तो अगर इनकम में $1000 इंक्रीज हो जाता है तो कंजम्पशन कितनी इंक्रीज होगी? $200 इंक्रीज हो जाएगी। अब आप इनकी लिमिट्स भी देख लीजिए कितनी कितनी हो सकती है भाई। अगर आप देखें ध्यान से तो y इज इक्वल टू है C+S और साथ ही साथ हमें ये दो रिलेशंस और ज्यादा यहां पे मिल जाते हैं। तो MPS इनकी जो लिमिट होती है वो होती है बिटवीन 0 and 1। ये इनकी लिमिट होती है। ऐसी क्यों आती है ये अब आपको देखना है। कोई भी इकोनॉमी है अगर उसकी इनकम बढ़ी डेल्टा Y तो ये खर्च होगा डेल्टा C पे और डेल्टा S पे। मान लीजिए इस इकोनॉमी में जितना भी इनकम इंक्रीज हुआ सारा कंजम्पशन पे खर्च कर दिया तो क्या हो जाएगा? डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा Y। डेल्टा C और डेल्टा Y अगर दोनों बराबर होंगे तो ये क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आप देखिए 1। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन पे कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च ना हो इनकम इंक्रीज होने पे, सारा का सारा कहां चला गया? बचत पे चला गया। कि अगर इनकम डेल्टा Y इंक्रीज हुई तो सारा कहां चला गया? बचत पे चला गया। ये हो गया 0 और ये डेल्टा S और डेल्टा Y हो गए बराबर। तो यहां देखिए अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो कितना आएगा? 1। किसी इकोनॉमी में इनकम में होने वाले चेंज से ज्यादा तो ये नहीं हो सकता। डेल्टा S की वैल्यू डेल्टा Y से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम ये 1 हो सकता है जो कि मैंने यहां लिखा है। और मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम हो सकता है कि ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर ये 0 है तो 0 अपॉन डेल्टा Y कितना आएगा? 0। 0 अपॉन डेल्टा Y कितना आएगा? 0। दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 है। सो दैट इज हाउ वी गेट MPC एंड MPS की रेंज। APC और APS जो है, APC की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्योंकि जब इनकम का लेवल बहुत कम होता है, इकोनॉमी में आय बहुत कम होती है, फिर भी कंजम्पशन तो होता ही रहेगा ना कुछ। तो ऐसे में यह भी होता है कि कंजम्पशन जो है वो इनकम से भी ज्यादा हो जाए। तो जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ऐसे में क्या है? ओवरऑल वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी। तो APC 1 से बड़ा होगा। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे में, क्योंकि ये रिलेशन ध्यान रखनी है हमेशा, अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो दैट मींस की सेविंग जो है वो नेगेटिव है। ध्यान रखिए अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो सेविंग नेगेटिव है। तो ऐसे में APS की वैल्यू क्या होगी? वो लेस देन 1, नेगेटिव में भी जाएगी उसकी वैल्यू, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं, क्योंकि कोई इकोनॉमी सेविंग जो है इनकम से ज्यादा नहीं कर सकती। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करिए, डाउट करिए, वो करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।